हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गुरु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ा था और गुरु बीजाणु धानी बेसिकली हमारी क्या थी, बीजांड यानी कि ओव्यूल थी। इसके बाद मैंने कुछ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आपको बताए थे जो कि टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं और उनकी वो किस बेसिस पर होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना जैसी होती है, उसी आधार पर हम अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग को पढ़ना है मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। ओके, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आज हम लोगों को पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। जब हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर आप ध्यान कीजिए, मैंने एक बताया था कि जो बीजाणु जनन ऊतक होता है यानी कि जो स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है वही सेंटर में आकर के डिवीजन शो करता है और क्या बनाता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। उसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन में जो न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो बीजांडकाय कोशिकाएं होती हैं उनमें से वो बड़ा जो एक ऐसा सेल सेंटर में आता है जिसका रिच साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जो साइज में भी बड़ी होती है, तो वो सेल क्या करती है, डिवीजन स्टार्ट करती है। जैसे कि वहाँ पर स्पोरोजेनियस टिश्यू यानी कि बीजाणुजन ऊतक के द्वारा क्या बन रहा था, हमारा नर युग्मक उद्भिद यानी कि हमारा वहाँ पर पराग कण बन रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं, उन न्यूक्लियर सेल्स में से एक न्यूक्लियर सेल जो कि साइज में बड़ी होती है, ठीक है, जिसका अबेटेंट फूड स्टोरेज होता है, वो सेंटर में आकर डिवीजन शो करती है और क्या बनाती है, हमारी मादा युग्मक उद्भिद यानी कि भ्रूणकोश बनाती है। तो उसी प्रोसेस को आज हम लोग को देखना है। हमने क्या पढ़ा था कि बीजांड जो होता है, बीजांड में क्या होती है, न्यूक्लियर सेल्स होती हैं, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्या होती है बीजांड में, क्या होती है, न्यूक्लियर सेल्स होती हैं, पढ़ा है हमने, है ना, हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ वो समझ लीजिए कि जिस तरह से यहाँ पर भ्रूणकोश का निर्माण अभी हुआ नहीं है, ये क्या है, आसपास की न्यूक्लियर सेल्स हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर सेल्स हैं, ये हैं हमारी न्यूक्लियर सेल्स, न्यूक्लियस सेल्स हैं। ठीक है, यानी कि बीजांडकाय कोशिकाएं हैं, बीजांडकाय कोशिका है। अब होता क्या है कि इन बीजांडकाय कोशिका में से जिसका जो आकार में बड़ी होगी, यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड होता है, यहाँ ये कौन सा एंड है, बीजांड द्वार है। मैंने यहाँ पर जो बीजांड की संरचना बनाई थी उसमें बीजांड द्वार ऊपर की ओर था, है ना, तो ये ऊपर बीजांड द्वार है और ये नीचे कौन सा है, ये चलागा यानी कि निभाग है। तो निभाग और बीजांड द्वार मैंने दोनों बना दिए। देखो, हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि जो बीजांड द्वार होता है वहाँ पर जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, जो अध्यावरण होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। अगर मैं इसके बाहर बाकी सारे भाग बनाऊँ तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं यहाँ पर बीच में, है ना। इसको यहाँ पर पूरा मिला दें तो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो यहाँ पर जब एब्सेंट होते हैं तो यही की जो एक सेल होती है, न्यूक्लियर सेल्स जो होती हैं, वो सेंटर में आ जाते हैं। इस तरह से एक न्यूक्लियर सेल जो है वो यहाँ पर सेंटर में आ जाता है और क्या शो करता है, और क्या करता है, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि कैसे उसमें डिवीजन होती है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर सेल सेंटर पे आकर के डिवीजन करती है उसको हम बोलते हैं कि प्रत्येक, जैसे हम लोगों ने लघु बीजाणु यानी मात्र कोशिका किसको बोला था कि प्रत्येक बीजाणु जन ऊतक जो है उसकी प्रत्येक कोशिका जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करती है। यानी कि हर एक सेल के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो क्या बना सके, माइक्रोस्पोर्स बना सके, यानी कि वो क्या बना सके, लघु बीजाणु बना सके। यहाँ पर भी वो सेम चीज़ वही होती है कि यहाँ पर भी जो एक न्यूक्लियस का सेल सेंटर में आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेगा स्पोर मदर सेल कहलाता है। ठीक है, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो यहाँ पर देखो अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि माइटोसिस होगा, सॉरी मियोसिस होगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बना ली कि 1 से 2 केंद्रक इसके विभाजित हो जाएंगे, इससे 2 केंद्रक जो है विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो एक केंद्रक से क्या बन चुके हैं, 2 केंद्रक बन चुके हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारे दोनों क्या है, डायाड हैं, क्या है, डायाड हैं, यानी कि 2, ठीक है। अब विभाजन फिर से होगा तो यहाँ पर कितनी बन जाएंगी, यहाँ पर अब बन जाएंगी 4 कोशिकाएं, ठीक है। क्या बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अब उस कोशिका को बना देती हूँ, ठीक है। तो अब क्या बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। एक ये रही, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे चारों क्या हैं, चारों क्या हैं, टेट्राड हैं, टेट्राड हैं। क्यों, क्योंकि ये रेखीय व्यवस्था में है। यहाँ पर क्या बना है, देखो यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है वो रेखीय पथ पर हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये क्या बना लेते हैं, रेखीय चतुष्क बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, रेखीय चतुष्क। तो इसको रेखीय चतुष्क बोलते हैं, रेखिक चतुष्क। चतुष्क का मतलब 4 कोशिकाएं हैं, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया। देखो मैं फिर से यहाँ पर दोहरा देती हूँ, फिर हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो डिवीजन होगा वो कौन करेगा, न्यूक्लियर सेल्स करेंगे। यहाँ पर उससे समझो, जैसे कि जब मैंने आप लोगों को लघु बीजाणु जनन पढ़ाया था तो उसमें यहाँ पर उसमें एक वर्ड आया था बीजाणु जनन ऊतक। उस बीजाणु जनन की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम करेगी, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेगी। यानी कि प्रत्येक कोशिका के पास वो कैपेसिटी होगी कि वो क्या बना सके, लघु बीजाणु या फिर परागकण बना सके। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर बीजाणु जनन ऊतक था, यहाँ पर क्या होते हैं, बीजांडकाय ऊतक होते हैं। तो बीजांडकाय ऊतक की एक कोशिका जो है मध्य में आ जाती है और वो वही कोशिका आती है जो कि आकार में बड़ी होती है। और वो कोशिका कहाँ से आती है, माइक्रोपाइल एंड से आती है। यानी कि यहाँ पर जो कि इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं तो सबसे पहले यहीं से वो आती है। यहाँ कहीं की सेल, देखो मान लीजिए यहाँ ये सेल्स है ना, तो इन्हीं में से कोई एक सेल यहाँ पर सेंटर में आ जाता है डिवीजन के लिए, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या किया, जब मैंने डिवीजन यहाँ पर किया तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यहाँ पर एक केंद्रक था तो इसके केंद्रक ने विभाजित होकर के 2 केंद्रक बनाए। 2 कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, डायड बोलेंगे। तो 2 की फॉर्म है अगर, तो यहाँ पर ये क्या है, डायड है। फिर इससे फिर से डिवीजन होगा तो टोटल 4 कोशिकाएं बन जाएंगे और 4, ठीक है। तो 2 से क्या बन जाएंगे, 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, चतुष्क बोलते हैं, और इंग्लिश में टेट्राड। और ये रेखिक चतुष्क हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इनमें से देखो होता क्या है, ये जो 3 होते हैं ये तीनों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। एक ये और ये क्या हो जाते हैं, तीनों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। और एक ही जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो हमारा एक्टिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया कि तीनों जो है डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही क्या होती है, फंक्शनल होती है। और तीनों क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो ये 3 कोशिकाएं क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये तीनों क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी और एक क्रियाशील होगी। और ये क्या करेगी, विभाजन करेगी आगे चल करके, ठीक है। क्योंकि एक कोशिका से यहाँ पर विभाजन होता है तो इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओके। एक कोशिका से ही विभाजन होगा अब, तो इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो समझ में आया, एक कोशिका से क्या बनेगी, यहाँ पर क्या है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। एमएमसी का मतलब क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। और आसपास के न्यूक्लियर सेल्स हैं, न्यूक्लियर सेल जो है उन्हीं में से एक न्यूक्लियर सेल जो है डिवीजन करता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 बन गए तो उनको डायड बोला, 2 से अब 4 बन गए तो इनको टेट्राड बोलेंगे। टेट्राड में 3 सेल्स जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाएंगी। और एक सेल जो है वो फंक्शनल रहेगी, यानी कि एक ही क्रियाशील होगी। और इन तीनों को ये उसे पोषण, न्यूट्रिशन के फॉर्म में उसको ले लेती है, ठीक है। तो इन तीनों कोशिकाएं जो है जो नष्ट हो जाती हैं, इनको ये जो लास्ट में जो बचती है जो फंक्शनल होती है, ये इन्हें फूड के रूप में, न्यूट्रिशन के फॉर्म में इसको ले लेती है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम समझेंगे कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कैसी होती है, इस सेल से किस तरह से हमारे क्या बनेंगे, हमारा मादा युग्मक बनेगा। मादा युग्मक सिर्फ एक होता है, उसके अलावा कई सेल्स बनती हैं, तो उनके बारे में अब हमको देखना है। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। जो है वो अंडाकार आकार का रहता है, इस तरह से। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि इसी में वो क्या थी, जो एक न्यूक्लियस सेल से डिवीजन करके मोनोस, यानी कि एक ही सेल था और 3 इसके द्वारा डिजनरेट हो चुके हैं। तो ये क्या है, भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश है। और यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगी एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक, और ब्रैकेट में ये एम्ब्रियोसैक है, यानी ये ब्रैक, इसको हम बोलते हैं क्या, यही हमारा क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मक, युग्मक उद्भिद। मादा युग्मक उद्भिद का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन, ये क्या है, जो ये सेल है वो हमारी, ये कैसी है, 2n है ना, 2n है, यानी कि इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अब यहाँ से क्या होगा, देखो समझ लो, अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि इसमें मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के दौरान यहाँ पर क्या होंगी, 2 सेल्स बन जाएंगी, है ना, 2 सेल्स बनेंगी। क्या बनेगी, 2 सेल्स बनेंगी। 2 सेल्स बनेंगी तो वो अपोजिट साइड पे चली जाएंगी, एक यहाँ पर चली जाएगी, एक यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, दोनों को मैं यहाँ पर लगा दूँ, यहाँ पर मैं इनके वो भी लिख दूँगी। यहाँ पर ऊपर बीजांड द्वार है, ये बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ठीक है, ऊपर बीजांड द्वार है और नीचे निभाग है। आप बीजांड द्वार निभाग कहीं भी बनाओ, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि बीजांड द्वार की तरफ कौन सी कोशिकाएं होंगी और निभाग की ओर कौन सी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बीजांड द्वार ऊपर है, यहाँ पर बीजांड द्वार, अब इतना तो समझो कि यहाँ पर भी ऊपर बीजांड द्वार है। तो एक ये जो है अपोजिट पोल पर चली जाती हैं, ठीक है, विपरीत ध्रुवों पर चली जाती हैं। तो ये क्या है, एक सेल ऊपर चली गई और एक सेल नीचे आ गई। अब फिर से इसमें डिवीजन होगा तो क्या होगा, 4 सेल बनेंगी, 4 कोशिकाएं 4 केंद्रक हो जाएंगे। अभी केंद्रक में विभाजन हो रहा है ना, तो केंद्रीय, तो क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि मुक्त केंद्रक विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्त केंद्रक विभाजन होता है, यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर टोटल कितनी बन चुकी है, यहाँ पर 2 बन चुकी हैं, और 2 से क्या बनेंगी, 4 बनेंगी। तो फिर से 2 अपोजिट साइड पर चल जाएंगी, 2 कोशिकाएं ऊपर होंगी और 2 न्यूक्लियस नीचे होंगी। अभी कोशिका बनी नहीं है, अभी सेल वॉल नहीं है इस पर, ये अभी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। एक न्यूक्लियस, क्योंकि केंद्रक में तो विभाजन होगा सबसे पहले, फिर बाद में सेल वॉल उन पर आ जाएगी, चढ़ेगी, तो वो सेल बन जाएंगी। तो यहाँ पर 2n था, 2n से यहाँ पर nn क्योंकि बनते हैं, तो 2 बन गए न्यूक्लियस, वो हमारे अपोजिट साइड्स पर चले गए। फिर से 2 न्यूक्लियस इनमें बने, यानी कि टोटल 4 न्यूक्लियस जो बने वो 2-2 करके अपोजिट साइड पर चलेगा। तो 2 ऊपर चलेगा और 2 नीचे आ गए। अब क्या होता है, फिर से इसमें डिवीजन होगा, तो टोटल कितने बन जाएंगे, टोटल हमारे 8 केंद्रक बन जाएंगे। तो यहाँ पर 2 केंद्रक ऊपर होंगे, सॉरी 3 केंद्रक ऊपर होंगे, ठीक है, 3 केंद्रक नीचे होंगे और 2 केंद्रक मध्य में होंगे। ठीक है, 2 केंद्र, तो जो सेल वॉल है अब कहाँ चढ़ेगी, इस पर चढ़ेगी। अब यहाँ पर डिवीजन जो है बस यहीं पर स्टॉप हो जाता है। सेल वॉल चढ़ती है तो देखो यहाँ पर 1 केंद्रक, फिर दूसरे केंद्रक के ऊपर सेल वॉल, फिर तीसरे केंद्रक के ऊपर सेल वॉल, तो यहाँ पर टोटल 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर होती है, देखो ये ऊपर बीजांड द्वार है, ऊपर क्या है, बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार है, और नीचे क्या है, निभाग है। तो बीजांड द्वार की ओर क्या होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं, और इनमें से मध्य वाली जो कोशिका होगी इसको हम बोलते हैं मादा युग्मक या फिर अंड, इसको हम बोलते हैं अंड। इन 2 कोशिकाओं को कहा जाता है, इन 2 कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक
कोशिका, ठीक है। और नीचे भी यहाँ पर देखो इनके ऊपर भी सेल वॉल आ जाएगी इनके ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश भी मैं साथ साथ में लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अंड है। यही हमारा फीमेल गैमीट है मेन, ठीक है। तो इसको अंड बोलते हैं, यानी कि एग, इंग्लिश में एग। और सहायक कोशिका यानी कि इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड, ये हमारे सिनर्जिड्स हैं। ये एग है, ठीक है। तो ये बीच में एग है और आसपास की कोशिकाओं को सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड्स बोलते हैं, ठीक है। नीचे की ये तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इन तीनों कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इन्हें, इन तीनों को कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, यानी कि एंटीपोडल सेल। क्या बोला जाता है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। प्रतिमुख कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडल सेल्स। बीच में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक। तो ये हमारे क्या है, ध्रुवीय केंद्रक हैं, ध्रुवीय केंद्रक। और इंग्लिश में से कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ओके। और यहाँ पर क्या बचा है, देखो इन पर देखो सेल वॉल नहीं है, तो यहाँ पर एक सेल वॉल, ठीक है, अपने आप बन जाएगी। यहाँ 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये एक सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये एक सेल के अंदर आ जाते हैं, तो ये पूरा एक सेल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका यानी कि सेंट्रल सेल, ठीक है। तो इतने भाग होते हैं किसमें, एक भ्रूण कोश में। तो ये पूरी किसकी संरचना है, भ्रूण कोश की संरचना को ही हम लोग देख रहे हैं। और भ्रूण कोश क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है और उसके अंदर फीमेल गैमेट होता है। तो ये फीमेल गैमेट होता है ना। और यहाँ पर क्या होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। इस तरह से फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, यानी कि तंतुमय समुच्चय, और ये तंतुमय समुच्चय का काम क्या होता है, इनको फिलीफॉर्म बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस काम का क्या, इनका क्या काम होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का इस टाइप से होते हैं, बीजांड द्वार में होता है ना, इस तरह से फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। तो इनका काम होता है, ये डायरेक्शन देते हैं जो मेल गैमेट्स आते हैं, और जो पोलन ट्यूब आती है, पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट्स जो आते हैं उनको डायरेक्शन देते हैं कि अंड कोशिका जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो अंड कोशिका के लिए वो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो फिलीफॉर्म एपरेटस इनकी तंतुमय समुच्चय का ये काम होता है, ओके। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी, एक बार फिर से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, भ्रूणकोश कैसे बनता है। भ्रूणकोश कैसे बनेगा, न्यूक्लियस सेल से ही बनेगा। तो एक न्यूक्लियस सेल जो है वो सेंटर में आके डिवीजन करना शुरू कर देती है। 1 से 2 कोशिकाएं बनाए, सॉरी 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, 2 से 4, ठीक है। और 4 में से जो है 3 कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं, और एक कोशिका जो है वो क्या होती है, क्रियाशील होती है, फंक्शन। वहाँ पर क्या होगा, जो एक कोशिका होती है वही आगे चल के डिवीजन करेगी। तो वहाँ पर एक कोशिका से डिवीजन हो रहा है तो उसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जब एक कोशिका डिवीजन करती है तो वो क्या बनाती है, टोटली यहाँ पर अब आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखो। तो यहाँ पर वो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं बनाएगी, जिसमें से एक कोशिका हमारी होगी अंड कोशिका, एग, और 2 होंगी सहायक यानी कि सिनर्जिड्स। 2 केंद्रक बीच में आएंगे, ठीक है। 2 केंद्रक को जिनको हम ध्रुवीय केंद्रक बोलेंगे, जो ये मध्य में होंगे, और वो एक कोशिका भित्ति के अंदर होंगे, यानी सेल वॉल के अंदर होंगे, जिसको हम केंद्रीय कोशिका बोलेंगे। तो एक केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक एक सेल वॉल के अंदर होंगे। नीचे निभाग की ओर 3 कोशिकाएं होंगी, जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिका या फिर एंटीपोडल सेल बोलेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भ्रूणकोश कितने कोशिकीय और कितने केंद्रकीय होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर केंद्रकों को गिनो तो केंद्रक कितने हैं, यहाँ पर केंद्रक 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हैं। तो भ्रूणकोश में क्या है, 8 केंद्रक हैं। केंद्रक कितने हैं, 8 हैं, है ना। और अगर मैं कोशिका की बात करूं तो 1 2 3, ये पूरी एक ये रही 4 को 4, और 1 2 3 ये हमारे 7, तो टोटल 7 कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिका की बात करूं तो मैं कोशिका की, तो यहाँ पर कोशिका की संख्या 7 होती है। देखो केंद्रक ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 केंद्रक हैं। कोशिका की बात करें तो 1 2 3
और ये पूरे 2 न्यूक्लियस जो है वो एक ही सेल के अंदर है, तो यहाँ पर एक ही सेल को हम गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर पता है कोशिकाओं की संख्या 7 क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल वॉल के अंदर है, तो एक सेल वॉल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, तो इसलिए हम इसको एक सेल पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक सेल ये रही, तो 3 है और एक ही 4, और यहाँ पर 3 है, तो ये टोटल 7 कोशिकाएं यहाँ पर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भ्रूणकोश होता है वो 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय होता है, ठीक है, 7 कोशिकीय या अथवा 8 केंद्रकीय होता है, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो में हम लोग को ये पढ़ना था। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे परागण यानी कि पॉलिनेशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से होता है कि एयर के थ्रू कैसे हो सकता है, ठीक है, वाटर के थ्रू कैसे होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।